Good evening. Good evening everybody. कैसे हो आप लोग? Yes, Janvi, Irman, Akansha. Everybody good evening. ठीक है, और कैसे हो आप लोग? आपको पता चल गया होगा ना, यहाँ पे काफी सिलेबस कट शॉर्ट हो गया है, isn't it? Just forward that thing to you. आपका बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है. ठीक है. ओके, यस आस्था, गुड इवनिंग बेटा. दोनों आस्था. मेघा, गुड इवनिंग. यस अनुष्का, गुड इवनिंग. ठीक है. लास्ट क्लास वाला सारा कुछ पढ़ा था आप लोगों ने? डिड यू गो थ्रू दैट ऑल दोस थिंग्स जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था? पढ़ लिया था आपने? ठीक है, ठीक है. ओके, वेरी गुड, नाइस. कीप इट अप. तो अभी क्या करना है हमें कुछ स्टार्ट करना है. हमारे पास क्या रह गया था? ब्लड रह गया था. ब्लड वाला सेक्शन बच गया था, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, कार्डियक टिश्यू हमारा कंप्लीट हो जाएगा. So we'll just do the blood वाला part and we'll complete up the remaining part of the connective tissue. सारे बच्चे आ गए? मैं स्टार्ट कर लूं? लास्ट क्लास से कोई डाउट? तो आपको डाउट नहीं होगा तो मुझे डाउट होगा फिर. कोई डाउट लास्ट क्लास से? किसी को भी, किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट? छोटी मोटी बड़ी कोई भी दिक्कत है? नहीं? सारे आ गए ना? ओके, ठीक है. तो आपको डाउट नहीं है तो मुझे डाउट होगा क्या? अच्छा, सारा कुछ लर्न करके आए हैं? कहूट का बोला था ना आज, सारा कुछ लर्न करके आए हैं आज आप? एवरीथिंग इज अप टू डेट? हाँ जी, बताइए, सारा कुछ लर्न करके आए हैं? समझा देती हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है जानवी, नो इश्यूज. देखो, सबसे पहले जब तुम बात करते हो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की, तो तुम उसमें 3 टिश्यूज को देखोगे. कौन से टिश्यूज को देखोगे? तुम देखोगे सबसे पहले कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? देखो, शेयर कर लेते हैं फटाफट स्क्रीन. ओके, तुम सबसे पहले कौन सा कनेक्टिव टिश्यू देखोगे? अगर आप स्पेशलाइज की बात करोगे, सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा बोन, है ना? दिस इज नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यू. सो बोन क्या होता है? बोन हड्डी होती है आपकी. इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ऑसिन. तो आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि भाई बोन में कौन सी प्रोटीन है, तुम क्या बोलोगे? बोन में है ऑसिन प्रोटीन. वैसे ही दूसरा कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कार्टिलेज. इसमें है कॉन्ड्रिन प्रोटीन. इसके सेल्स अलग अलग होते हैं. बोन में 3 तरीके के सेल्स होंगे. कौन से? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट. बोन फॉर्मिंग सेल्स है ऑस्टियोब्लास्ट, जो फॉर्म करता है ऑस्टियोसाइट्स को. और बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स हैं आपके ऑस्टियोक्लास्ट. इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो पेरीऑस्टियम कहलाता है. इसके ऊपर कवरिंग रहेगी. बोन के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रहती है, इसको हम बोलते हैं, यस प्रीति, गुड इवनिंग बेटा. इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग रहती है, उसको हम बोलते हैं पेरीऑस्टियम. और कार्टिलेज के ऊपर की कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रिन. उसके बाद ब्लड सप्लाई बोन्स में प्रेजेंट होगा और कार्टिलेज में एब्सेंट होगा. तो बोन के बारे में बात करते हैं तो कैसा होगा ये? हार्ड और नॉन प्लाइबल. मतलब तुम इसको ऐसे मोड़ नहीं सकते. जबकि जब तुम बात करते हो कार्टिलेज की, तो ये कैसा होता है? सॉफ्ट और प्लाइबल. मैंने तुमको बोला था अभी पिछली क्लास में कि तुम मुझे इसके एग्जांपल्स बताओगे. बताया मुझे आपने एग्जांपल्स? चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. फटाफट मुझे एग्जांपल्स बताएंगे कार्टिलेज के, जल्दी. यस, लेट मी सी हु विल आंसर. हाँ, बोन फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट होता है, बिल्कुल नुमान.
और बोल्ड ज्वाइंट सेल ऑस्टियोक्लास्ट होता है। ठीक है, प्रियांशी ने मुझे आंसर दिया ईयर, और मैं ईयर को ईयर ज्वाइंट से रिप्लेस कर रही हूँ और बोल रही हूँ टिप ऑफ नोज। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट, हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स बनाता है, बिल्कुल सही माना। टिप ऑफ नोज हो गया, ये जॉइंट्स हो गए, और कहीं पे इन बिटवीन वर्टिब्रेट बोन्स, जो आपके वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स हैं उनके बीच में, एंड ऑन द जॉइंट्स। on the joints of long bones, है ना, लॉन्ग बोन्स के जॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। जो भी लॉन्ग बोन्स होंगे, ऑब्वियसली लॉन्ग बोन्स कौन से हैं, लिम्ब के बोन्स, आपके आपके हैंड के और आपके फीट के, ये हो गए आपके लिम्ब बोन्स। डन। तो हम तीसरा स्पेशलाइज्ड टिश्यू करेंगे, वो होगा हमारा ब्लड। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन बच्चा पूछ रहा था, क्लियर है उसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू? सॉरी, तो बच्चा मुझसे पूछ रहा था ना। ठीक है, जानवी पूछ रही थी शायद। क्लियर है जानवी बेटा आप? ठीक है, बाकी बच्चे भी क्लियर है बेटा आप? यस कैन मैम। वी मूव अहेड? ठीक है, अब मैं ब्लड को डील कर लूं। ओके फाइन, वेरी गुड। चलो एवरीबॉडी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी को भी? हाँ भाई, ठीक है, ओके। ठीक है, आ रही है आपको आवाज? मेरी बोर्ड भी दिख रहा है। ओके, सो स्टार्ट अप विथ ब्लड। Blood is the only fluid connective tissue, isn't it? ये सिर्फ है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। जैसे आपके सारे कनेक्टिव टिश्यूज थे, क्या थे? एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। आपके सारे कनेक्टिव टिश्यूज थे एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, है क्या? सही बोल रही हूं मैं? जैसे आपके सारे कनेक्टिव टिश्यूज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, नहीं? हाँ, क्या? वैसे ही आपका ब्लड भी एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। ठीक है, ठीक है, सही बोल रही हूं मैं? नहीं तो फिर क्या है? एक्टो नहीं है तो क्या है? एंडो है, एंडो होगा फिर। नहीं, ठीक है, साक्षी, नुमान, प्रियांशी, वेरी गुड एवरीबॉडी, आकांक्षा, बहुत सही बेटा। सो योर कनेक्टिव टिश्यूज आर ऑलवेज mesodermal in origin. So just like all the other connective tissues, your blood also happens to be what? It also happens to be mesodermal in origin. ये क्या है? ये mesodermal in origin है। ठीक है प्रीति, वेरी गुड। तो ब्लड को मैं क्या करूंगी, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ सबसे पहले तो। ये क्या है? मेरा फ्लूइड टिश्यू है। तो आपको पढ़ना था, लेकिन मैं डिटेलिंग आपको यहाँ पे कर देती हूँ। तो क्या है, सबसे पहले ब्लड के लिए हम क्या करेंगे? दो क्लासेस भी गाइड कर लिया। एक है तुम्हारा क्या? एक है भाई तुम्हारा प्लाज्मा, और दूसरा क्या है इसका? फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
तो क्या हो गया आपके पास, ब्लड में दो पार्ट्स हो गए। फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है आपका, वाटरी कंपोनेंट है। व्हाट इज दिस? वाटरी कंपोनेंट है आपके पूरे ब्लड का। दिस इज दी वाटरी पार्ट। और किसका बना रहता है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? प्लाज्मा में सबसे पहले होगा आपका वाटर, इसमें होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसमें क्या होगा, इसमें होंगे प्रोटीन्स। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा, जैसे एग्जांपल ले लो तो तुम सोडियम हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा, बहुत सारे तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। प्रोटीन्स में क्या क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स में हो जाएगा एल्बुमिन, प्रोटीन में हो जाएगा ग्लोबुलिन, और क्या हो जाएगा, फिब्रिनोजन। अब इसमें से देखो तुम अगर, तो एल्बुमिन जो है ना वो क्या काम करता है, वो करता है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने का काम। ठीक है। ग्लोबुलिन क्या काम करता है, ये करता है डिफेंस। और ये क्या करता है, ये करता है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। जैसे तुम्हें चोट लगती है, तुम गिर जाते हो, ठीक है, मैं बताती जाऊंगी बेटा, जहां भी आपको बुक की जरूरत होगी ना मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये चैप्टर 18 में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके इस वाले टॉपिक में नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको ले जाऊंगी जहां मुझे लगेगा मुझे बुक की जरूरत पड़ेगी, मैं ले जाऊंगी आपको। जब मैं आपको स्केलेटल मसल्स के डायग्राम बताऊंगी तो मैं बुक पे ले जाऊंगी आपको। फिलहाल के लिए आप इससे साथ में करते जाओ, ठीक है। ओके। तो ये क्या कर ओके दिया मैम। आपको, इसने क्लॉटिंग में हेल्प कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा प्लाज्मा का कंपोनेंट। दिस इज व्हाट इज प्लाज्मा। अगर तुमसे पूछे भाई कि प्लाज्मा का पीएच क्या है, तो तुम बोलोगे ये होता है स्लाइटली अल्कलाइन इन पीएच। तुमसे कोई पूछे भाई कलर क्या होता है, तुम बोलोगे येलोइश इन कलर। स्लाइटली अल्कलाइन इन पीएच एंड स्लाइट एंड येलोइश इन कलर। तो मुझे कौन बता रहा है ये पीएच क्या होता है, मुझे कौन बता रहा है ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? टेल मी फर्स्ट। सबसे पहले ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस? व्हाट इज ऑस्मोसिस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट इज ऑस्मोसिस? हम्म, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, सबसे पहले मुझे ऑस्मोसिस बताओ। बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट, एसिड एंड बेस इन द बॉडी फ्लूइड। अच्छा, when water is moved from the cell, only from cell. ओके, पीएच आप टेस्ट बताता है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ओके नुमान, गुड। साक्षी भी ठीक है। एसिड बेस में तो नहीं जाते हैं ऑस्मोसिस में। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको दे रही हूँ दो सॉल्यूशंस, एक मैंने बनाया ए, एक मैंने बनाया बी। अब इसमें मैंने क्या बोला कि इसमें क्या है कि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये मैंने बताया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या बोला मैंने कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है। अब दोनों को मैंने डिसॉल्व किया, कितना, दोनों को मैंने डाला 250 ml वाटर में। तो हम सबको पता है कि कुछ तो मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, देयर इज समथिंग मूविंग इन ऑस्मोसिस। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या होता है इसमें से, मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्ट्स। फ्रॉम ए टू बी, movement of water from B to A, movement of Na plus
from A to B, या movement of Na plus from B to A. So what is it? Quick. थर्ड वाला। She has messaged me a very long 3. Okay, पोल मैं लॉन्च कर रही हूँ बेटा, पोल लॉन्च कर रही हूँ. Hold on, hold on, hold on, hold on. Yes, your time starts now. So what is osmosis? This is the question. जल्दी आंसर करेंगे. Quick. All of you have to answer. Nobody should be left. कोई भी रुकेगा नहीं. Yes. So maximum of you are answering C. कि क्या होगा? देखो शेयर कर रही हूँ रिजल्ट में. मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं कि भाई सी होगा. सी क्या बोलता है? देखिए फटाफट. सी बोलते हैं शायद नहीं. कन्फर्म आंसर. सी क्या बोलता है कि मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन. सबसे पहले अगर ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देखें तो आपने यूनिट क्लासेस में क्या पढ़ा है? डेफिनेशन देखते हैं पहले. ऑस्मोसिस इज movement of water molecules from its higher concentration to its lower concentration. So what is osmosis? Osmosis is movement of what? Water molecules. आपको मूव क्या करना है? आपको मूव करना है वाटर मॉलिक्यूल्स को. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ रही है मूवमेंट किसका होगा? मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का. कहां से कहां? दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है. तो कहां से कहां तुम बोलोगे? फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है. ठीक है. ओके, वेरी गुड आकांक्षा, गुड. कीप इट अप बेटा. सो वाटर का मूवमेंट क्या हो रहा है? वाटर का मूवमेंट हो रहा है अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन पे. एक बार फिर से देखते हैं हम सॉल्यूशन की हालत क्या है. अगर तुमसे पूछे कि भाई इसमें से वाटर कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है, तुम क्या बोलो? ज्यादा है इस वाले में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि सोडियम का लेवल कम है, Na+ का आयन कम है, तो आपको फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा ही मिलेगा.
isn't it? तो वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ पे है ज्यादा? वाटर का कंसंट्रेशन है ज्यादा यहाँ पे बी में। तो मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट होगा फ्रॉम बी टू ए, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम बी टू ए, दिस इज व्हाट इज ऑस्मोसिस। बी से ए में जाएगा वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल membrane. That is most important thing to be added. So it cannot be, it cannot happen कि आपका क्या हो, आपका ये normal membrane से नहीं होगा. This will only happen through a semi-permeable membrane. तो अगर definition को देखा जाए तो movement तो Na+ का होगा ही नहीं किसी हाल में, ठीक है? Na+ का movement तो हो ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगी? Na+ को रिमूव आउट कर दूं, तो 3 और 4 तो ऑप्शन ही नहीं होंगे मेरे. अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, कहां से कहां? तो बी में क्या है? सोडियम आयन कम है, तो आपका ये ऑप्शन सही है. तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? बी से ए की ओर जाएगा. कितने बच्चों ने आंसर किया था बी से? 3 बच्चों ने आंसर किया था बी ऑप्शन के लिए. वेरी गुड, कीप इट अप. जिन्होंने भी किया था, नाइस. बी टू ए. समझो ना चीज को कि आप शरबत बना रहे हो, ठीक है? आप शरबत बना रहे हो और आपने क्या किया है, आपने चीनी डालना है. You have to put sugar into it. तो मैं आपके घर गई, तो आपने क्या बोला? मैंने बोला मुझे प्यास लगी है, थोड़ा नींबू पानी बना दो. तो आपके बोले कि ठीक है बना के ला रहा हूँ, ला रही हूँ. सो आपको पता नहीं था कि मैं कितना चीनी ले रही हूँ. तो आपने क्या किया, एक ग्लास के अंदर आपने 4 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है? 1 ग्लास पानी लिया, आपने 4 चम्मच चीनी डाल दिया उसमें. तो आपने डाल दिया, वैसे ही मैंने आपको बोला कि अरे नहीं, मैं ना सिर्फ 2 चम्मच चीनी लूंगी 1 ग्लास में. तो अब क्या करोगे? पूरा फेंक दोगे पानी? क्या करोगे उसको? What you will do? उसमें और पानी मिला देंगे. पूरे पानी फेंक दो उठा के, फिर नया पानी ले लो, फिर नया से वापस चीनी डालो. हाँ, 1 गिलास पानी उसमें और डाल दोगे. Why? To make it more dilute. ठीक है? तो आपके पास क्या हो गया? तो आपके पास क्या हो गया? आपके पास क्या हो रहा है? आपने क्या किया? उसको डाइल्यूट किया. मतलब अगर Na+ ज्यादा है तो आप क्या करोगे? पानी डाल के उसको डाइल्यूट करोगे. तो बता रहा है ऑस्मोसिस, isn't it? That is what is osmosis is. अगर सिंपली सो समझो आप नॉर्मल लेमैन टर्म्स में, ये तो कर रहे हो आप. यहाँ पे क्या है? ज्यादा है शुगर, और आपको क्या करना है? आपको उसको कंसंट्रेशन को नॉर्मल करना है. आपने क्या किया? जहाँ पे शुगर कम था वहां से उठा के पानी इसमें डाल दिया, हो गया जी कम, है ना? चीनी हो गई परफेक्ट. दैट इज व्हाट इज ऑस्मोसिस इज इन अ वे. और ये कब तक होगा ऑस्मोसिस? जब तक दोनों का कंसंट्रेशन Na+ आयंस का दोनों जगह पे सेम ना हो जाए. मतलब कब तक तुमको पानी डालना है शरबत में? जब तक दोनों ही ग्लासेस में एक जैसी मिठास ना हो जाए. तब तो आप बोलोगे ना भाई 2 चम्मच चीनी जो है मैनेज हो गया, दोनों में 2-2 चम्मच चीनी है. वरना क्या होगा? अगर आप आधा ग्लास पानी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? वो फिर भी परफेक्ट नहीं होगा. आपको क्या करना होगा? आपको पूरा ग्लास डालना होगा. तो कब तक होगा? जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए. मतलब जब दोनों में सोडियम आयन की मात्रा एक जैसी हो जाएगी तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होगा? एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से पहली वाली तरफ में बराबर हो जाएगा. सो दिस इज a never ending process. So once the equilibrium is established, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जितना बी से ए में वाटर जा रहा है उतना ही ए से बी में भी जाएगा. मतलब ऑस्मोसिस कभी भी स्टॉप नहीं होता, इक्वल ट्रांसपोर्ट होगा उसके. अभी क्या हो रहा है? बी से ए में जा रहा है सर, लेकिन एक बार अगर टोनिसिटी स्टैब्लिश हो गई, दोनों अगर आ गए आइसोटोनिक लेवल पे, तो बी से जितना ए में जाएगा उतना ही ए से बी में भी जाएगा वाटर मॉलिक्यूल. लेकिन कभी भी Na+ नहीं मूव करेगा ऑस्मोसिस में. रट्टा मार लेंगे इस चीज को. दिस इज एक्सक्लूसिवली अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज व्हाट इज एल्बुमिन इज डूइंग ना. एल्बुमिन क्या कर रहा है? ये तो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है आपकी बॉडी. ठीक है? यस, कैन बी सेट सो. ठीक है, कैन बी सेट सो. बट डिफ्यूजन के लिए क्या होगा ना,
आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, डोंट नीड अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वो क्या हो रहा है, वो ऐसे ही ओपन उड़ता जा रहा है, ठीक है, वो ओपन जाता है, एकदम ओपन में ओपनली उड़ता जाता है। तो वो उसका क्या है, उसका जो सिस्टम है वो काफी बड़ा है, इट्स नॉट अ क्लोज सिस्टम, इट्स एन ओपन सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये चीज फॉलो नहीं करेंगे डिफ्यूजन के लिए, क्योंकि वो ओपन सिस्टम में हो रहा है। तो वो हमेशा क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हो गया, खत्म बात। आपने अपने भाई बहन को मना किया कि मेरा डिओड्रेंट मत यूज करना, मेरा परफ्यूम मत यूज करना, आप गए बाहर कहीं, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर ने क्या किया, जो कि होता है हमेशा, आपका परफ्यूम यूज कर लिया। जैसे ही उनको तो पता था कि भाई ये तो कल परसों आएगा वापस, लेकिन आपका क्या प्लान कैंसिल हो गया, कुछ हो गया, वापस आना पड़ा आपको सेम डे। आप जाते ही बोलोगे अरे तुमने तो मेरा परफ्यूम लगाया हुआ है। कैसे? उसके बॉडी में क्या है, परफ्यूम की हायर कंसंट्रेशन, और उसकी बॉडी से क्या हो रहे हैं, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज आउट होंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, है ना। तो ये ओपन सिस्टम में हो रहा है, यहाँ पे मेम्ब्रेन का कोई चक्कर ही नहीं है। इसीलिए ये सिस्टम क्या हो रहा है, काफी अलग है ऑस्मोसिस से। हालांकि दोनों ही चीजें हायर से लोअर की तरफ जाती हैं, दोनों ही चीजें पैसिव है, क्लियर है। दोनों ही आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के, हम इसको बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। इसीलिए मुझे अगर धक्का मारना पड़े किसी को, जैसे तुमको धक्का मारना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, तो वो हो जाता है एक एक्टिव प्रोसेस। मारना पड़ता है धक्का क्या, पढ़ने के लिए, ये खुद से बैठ जाते हैं पढ़ने, कि बोलना पड़ता है पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो। ठीक है, अच्छी बात है, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो जैसे आपको धक्का मारना पड़ता है किसी काम के लिए, तो उस काम में क्या होगा, आपको उस प्रोसेस में एनर्जी लग रही है। तो मैं भी अगर मान लो सोचूंगी कि भाई यहाँ पे क्या है, पानी नीचे है, और मुझे पानी को क्या करना है, बाहर फेंकना है उल्टी तरफ में, तो मुझे एक मोटर लगाना पड़ेगा, फिर मोटर को कनेक्ट करना पड़ेगा बिजली से, और ऑन करना पड़ेगा, तब जाके पानी नीचे टैंक से ऊपर जाएगी, और मेरे जाके ऊपर सिंटेक्स की टंकी में पानी भरेगा। ये तुम करते जब मोटर चलाते हैं, पंप किया हमने, एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, एक्टिव प्रोसेस एटीपी रिक्वायरमेंट। किसी को डाउट है, जस्ट गिव मी थम्स अप अगर डाउट नहीं है तो। अगली बात आ रही थी हमारी पीएच डिस्कशन की, फटाफट देखते हैं पीएच क्या होता है। पीएच इज yes, what is pH? Negative log of log of H plus ion concentration, मतलब pH equals to 1 upon minus pH equals to ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीएच। अगर इसको इन्वर्स करोगे 1 अपॉन करोगे तो लॉग के आगे से माइनस साइन हट जाएगा, तो इन्वर्स लॉग ऑफ एच प्लस हो जाएगा, बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट इज पीएच इज। तो अगर मैंने ये बोला कि पीएच स्केल ड्रॉ करते हैं ना, हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, हम लोग पीएच स्केल ड्रॉ करते हैं, और उस पीएच स्केल में क्या बोलते हैं कि अगर जैसे मैंने ये स्केल बनाया, अब उस पीएच स्केल में क्या बोलते हैं, ये मैंने ले लिया 1 पीएच, ये ले लिया मैंने 14 पीएच, और 7 हो गया मेरा न्यूट्रल। तो अगर इस तरफ है, अगर मैं इस तरफ से इस तरफ बढ़ रही हूँ, तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और अगर मैं इस तरफ से इस तरफ जा रही हूँ, टुवर्ड्स 14 जा रही हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, मेरा H प्लस आयन कंसंट्रेशन घटेगा। तो जितना H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा उतना कम पीएच होगा, और उतना ज्यादा वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। So this is what is basically the acidity and alkalinity. तो ये क्या है, ये slightly alkaline in pH, मतलब ये 7 के 14 की तरफ जाएगा। This will be somewhat present over this region, ये कुछ इस रीजन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। होता भी है 7.4 pH होता है हमारे ब्लड का, so this is somewhat in this region। तो ये इस तरफ से इस तरफ की ओर बढ़ रहा है, मतलब ये 7 की तरफ से 14 की तरफ बढ़ रहा है, showing the alkalinity side, ये उसको शो कर रहा है कि मैं अल्कलाइन हूँ, ठीक है बेटा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा आरबीसी, इसकी डिटेलिंग हम ना
आरबीसी के फंक्शंस वगैरह सब कुछ हम लोग 18 चैप्टर में फिर से करेंगे। ठीक है, मैं आपको बस एक डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ यहाँ पे, क्या क्या चीजें होती है, टाइप्स होती हैं। ये 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। तुमको क्या सोचना है? तुमको सोचना है एक नदी के बारे में। ठीक है, एक नदी है, नदी क्या हो गई? प्लाज्मा हो गया, और उस नदी में बहुत सारी मछलियां हैं। वो मछलियां क्या हो गई? वो मछलियां हो गई फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो yes, are the formed elements. Let's see them one by one now in detail. यहाँ कोई किसी को जल्दी जल्दी थम्स अप करेंगे, क्विक थम्स अप करेंगे सब लोग, जल्दी जल्दी फटाफट। डाउट हो तो बताएंगे, मैं आगे से कहानी आपको सुना देती हूँ जल्दी। यस बेटा, यस आस्था, शाबाश आदित्य, बताओ बताओ फटाफट बताओ बेटा, चैट में बताओ, चाहे आप ऐसे थम्स अप करो। ठीक है प्रीति, गॉट योर पॉइंट, वेरी गुड। अगर डाउट है भी डाउट पूछेंगे, जल्दी जल्दी डाउट पूछेंगे। आकांक्षा गुड, अनुष्का यस, आस्था वेरी गुड वेरी गुड, जानवी, मानसी, मिहिका, नुमान, ठीक है, प्रीति, प्रियांशी, साक्षी, सृष्टि, वेरी गुड बेटा, उद्यान। और जिन लोगों ने बच्चों ने नहीं किया है उन बताओ मुझे भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है? खुशी, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? मानवी, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ भाई, कोई दिक्कत? ठीक है चलो, मैं आगे बढ़ती हूँ। कोई दिक्कत आएगी फटाफट पूछ लेंगे। विल जस्ट मूव अहेड नाउ। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखते हैं आरबीसी के बारे में। अब आरबीसी क्या होता है हम सबको पता है। यहाँ तक ब्लड तक आएगा बेटा काउट में, ब्लड तक के टॉपिक सारे काउट में आएंगे। हाँ बिल्कुल आते हैं प्रीति, क्यों नहीं आएंगे क्वेश्चंस? क्यों क्वेश्चंस नहीं है? तो मैं क्यों आपको ट्रिक्स वगैरह सिखा रही हूँ, बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आरबीसी आता है। तो कहानी सुनो आरबीसी की। आरबीसी बनता कहाँ है, सबसे पहली बात ये आती है। तो आप नोट करोगे कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, आप में तो होता है बोन मैरो में, मेरे में बोन मैरो में होता है। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे की बात करो, फीचर्स की बात करो, जब वो अपनी मम्मी के वम में होता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आरबीसी की कहानी स्टार्ट होती है उसके यॉर्क सैक से, जो कि एज सच ह्यूमंस में वेस्टिजियल है, कोई काम का नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग यॉर्क, हम लोग प्लेसेंटल्स होते हैं। तो हमें क्या होता है? यॉर्क सैक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, लेकिन यॉर्क सैक का काम होता है सबसे पहले आरबीसी फॉर्मेशन इनिशिएट करना। बना लिया, इसके बाद फीचर्स का धीरे धीरे करके ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है और लिवर बन जाता है। तो ये मूव कर देगा लिवर की ओर। फाइनली जब फीटस का पूरा बोन मैरो बन जाता है, तो ये आरबीसी बनाने का काम, this whole function shifts to the bone marrow। कहाँ जाता है? जाता है बोन मैरो के पास। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है? आरबीसी की सीक्वेंसिंग बन रही है। क्या कैसे सीक्वेंसिंग बन रही है आरबीसी की? सबसे पहले इनिशिएट हुआ यॉर्क सैक में, फिर गया वो लिवर में, और फिर गया वो बोन मैरो में। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? पूरी आरबीसी की सीक्वेंस बन के आ रही है आपके पास। कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में जो आरबीसी बनने का प्रोसेस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। तुमसे कोई पूछे भाई कि आरबीसी बनने का क्या होता है प्रोसेस, तो तुम बोलोगे इरेथ्रोपोइसिस। अब इस इरेथ्रोपोइसिस को इनिशिएट करने के लिए कोई हार्मोन चाहिए, है ना? तो इसके लिए मुझे चाहिए कौन सा हार्मोन या कौन सा सिग्नल? तो इसका नाम है इरेथ्रोपोइटीन। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से नीट के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें मुझे चाहिए इरेथ्रोपोइटीन। अब इरेथ्रोपोइटीन कहाँ बनता है? दूसरा क्वेश्चन, ये बनता है भाई किडनी में। आपकी किडनी बनाती है एक हार्मोन जिसका नाम है इरेथ्रोपोइटीन। ये क्या करता है? ये आरबीसी फॉर्मेशन कराता है आपके बोन मैरो में। उस प्रोसेस को आप बोलते हो इरेथ्रोपोइसिस। क्लियर? दिस इज व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट। डन है? क्लियर है?
इरिथ्रोपोइसिस क्या हो गया भाई? इरिथ्रोपोइसिस हो गया आरबीसी बनाने का प्रोसेस। कहाँ पे? बोन मैरो में। कौन करा रहा है? ठीक है, कौन? अच्छा, रिपीट कर दूं? ओके, तो कौन करा रहा है बोन मैरो बनाने का काम? वो करा रहा है कौन बना रहा है, कौन करा रहा है आरबीसी बनाने का काम? दैट इज बेसिकली बाय द हार्मोन इरिथ्रोपोइटीन, है ना? सुन रहे हो? एक बच्चे ने मुझे बोला दोबारा रिपीट करने, थोड़ा सा। सृष्टि सुनो बेटा, तो कहाँ बन रहा है बोन मैरो? पहली बात, सबसे पहले कहाँ बन रहा है आरबीसी? सबसे पहले बनेगा यॉर्क सैक में, फिर बनेगा लिवर में, और आप में और मेरे में, मतलब एडल्ट्स में एक बार बोन मैरो बन गया, उनमें बनेगा वो बोन मैरो के अंदर। प्रोसेस का नाम इरिथ्रोपोइसिस। कौन करा रहा है? इरिथ्रोपोइटीन नाम का एक हार्मोन। कहाँ से आ रहा है ये? आ रहा है आपकी किडनी में से। क्लियर है? हर आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है, कितनी होती है लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन होती है 120 डेज की। So it has a lifespan of only 120 days. उसके बाद क्या होता है इसके साथ? ये जाता है स्प्लीन में। कहाँ जा रहा है? स्प्लीन में। क्यों? डिस्ट्रॉय होने के लिए। So, स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम? स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। So this goes to spleen for destruction. तो मैंने क्या बोला स्प्लीन को? मैंने बोला स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द, कष्ट, शंका? ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है? आरबीसी का डेडिकेशन देखो तुम, इतना डेडिकेटेड है कि इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, ना ही कोई ऑर्गेनल है। पता है ना आपको सेल ऑर्गेनल्स? हमने पढ़ा दिया ना सरवाल जी। कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं है इसके पास। नो ऑर्गेनल एंड नो न्यूक्लियस। क्यों? वाई? टू अकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन अपने अंदर ठूस सके। और उसके बाद क्या करेगा वो हीमोग्लोबिन? क्या करेगा? ऑक्सीजन कैरी करेगा। सो प्राइमरी फंक्शन क्या है आपके आरबीसी का? हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट करना, accommodates hemoglobin for oxygen transport. क्लियर है? अब दूसरा जो सेल आपके पास आता है फॉलोइंग आरबीसी इज डब्ल्यूबीसी। क्या है वो? वो है आपका डब्ल्यूबीसी। देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी नाउ, तो ये आपका डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसमें आपके पास दो तरीके के सेल्स आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स आ रहे हैं। एक आपके ग्रैन्यूल वाले, मतलब इसमें क्या है? दाने हैं। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है? दाना। और दूसरे हैं आपके ग्रैनुलोसाइट्स। मतलब बायोलॉजी में हमेशा होता है एब्सेंट, मतलब इसमें दाने नहीं है। ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन आ गया भाई? ग्रैनुलोसाइट में आ गया तुम्हारे पास सबसे पहले न्यूट्रोफिल, फिर आ गया तुम्हारा बेसोफिल, और फिर आ गया तुम्हारा इओसिनोफिल। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये तीन तरह का डब्ल्यूबीसी हो गया। सॉरी, तीन तरह के ग्रैनुलोसाइट्स हो। और अग्रैनुलोसाइट्स में क्या होगा? तुम्हारे पास दो तरह के आएंगे सेल्स। कौन से कौन से? एक हो गया आपका मोनोसाइट, और एक हो गया आपका लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में भी दो तरह के सेल्स हो गया आपका बी सेल एंड टी सेल। ध्यान से समझेंगे। सबसे ज्यादा नंबर में है इसमें से आपका न्यूट्रोफिल, जो आता है 60-65% के लगभग, सबसे ज्यादा। बेसोफिल 0.5 से 1%,
ईस्नोफिल सिर्फ 2 से 3%, मोनोसाइट्स 6 to 8%, लिम्फोसाइट्स कुछ 23 से 25%। तो ये क्या है, ये पूरी कहानी है आपकी WBC की। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है अगर तुम उसको कोई भी चीज दोगे तो उसको खा जाएगा। ऐसे आपने मैक्रोफेज पढ़ रखा है, बचपन में पढ़ा था आपने मैक्रोफाजेस। तो मैक्रोफाज जैसे होता है ना, सेल ईटिंग करता है, कोई भी चीज आप उसको देते हो तो वो खा जाता है उसको। तो वही न्यूट्रोफिल भी वही चीज करता है, मोनोसाइट भी वही चीज करता है। तो आपके पास दो सेल्स हो गए, कौन से, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफाज, सॉरी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, जो क्या हो गए, फैगोसाइटोसिस करते हैं। क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस। फिर आता है आपके पास बेसोफिल। हमने बहुत सुना है एलर्जी का नाम। तो एलर्जी कॉज जो होता है ना हमारी बॉडी में, उसमें सबसे बड़ा रोल है आपके बेसोफिल का होता है। ये क्या करते हैं, एलर्जी को हेल्प करता है कॉज होने में। इसके पास होता है एक केमिकल जिसका नाम है हिस्टामीन। क्या नाम है, हिस्टामीन। वो क्या करता है, वो करता है एलर्जी मीडिएट। सो इट्स एन एलर्जी मीडिएटर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है हिस्टामीन। ठीक है, इसके अंदर भरा हुआ रहता है, वो जब निकलता है बाहर तो हमको एलर्जी होती है, हम छींकते हैं, हम खांसते हैं, रनिंग आईज होती है, नोज होती है। ईस्नोफिल क्या करता है, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन में से फाइट करने में आपको हेल्प करता है। जैसे कि मान लो किसी के पेट में कीड़े हैं, है ना, हमने एलिमेंट किंगडम पढ़ लिया, हमको पता है क्या होता है, जैसे कि एस्कैरियोसिस क्या होता है। तो मान लो कोई बच्चा है, उसको एस्कैरियोसिस हो रखा है, तो हम उसका ईस्नोफिल का टेस्ट कराएंगे तो उसके बॉडी में ईस्नोफिल का नंबर बहुत ज्यादा आएगा। तो ईस्नोफिल क्या होता है, इट्स एन इंडिकेटर कि उसकी बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन है। दैट कैन बी एनीथिंग, पैरासाइट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी अ वायरस, इट कैन बी अ फंगाई, इट कैन बी अ प्रोटोजोआ जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला, और इट कैन बी अ हेलमिंथ। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन में क्या करेगा, उसका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद दिखा देती हूँ मैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस स्लाइड प्लस फर्स्ट प्रीति, उसके बाद मैं दिखा देती हूँ आपको आरबीसी वाली स्लाइड। मोनोसाइट को मैंने पहले ही समझा दिया था आपको, क्या है ये, जस्ट लाइक द न्यूट्रोफिल्स, एंड व्हाट आर दे हेल्पिंग यू इन, दे आर हेल्पिंग यू अगेन इन फैगोसाइटोसिस। और तुमसे अगर पूछे कि भाई ये बी सेल और टी सेल क्या करते हैं, तो तुम बोलोगे क्या करते हैं, ये करते हैं इम्यूनिटी। ये आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। दिस इज हेल्पिंग इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इम्यून रिस्पॉन्स को ऐसे समझेंगे हम कि अगर किसी को टाइफॉइड हुआ है, कोरोना वायरस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिल्कुल बढ़ेगा इसका नंबर, नो डाउट, बट कोरोना वायरस का मैकेनिज्म ना अभी बहुत वेल अंडरस्टूड नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके बारे में ना डिस्कवर्ड नहीं है। सो यस, इट इज इंक्लूडेड कोरोना वायरस ऑल्सो, उसमें बॉडी में ईस्नोफिल का नंबर बढ़ेगा, नो डाउट, बट हम इसको अभी ऐसे इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें, है ना। तो पैसिक इन्फेक्शन में मैं अभी कोरोना वायरस इंक्लूड नहीं करूंगी, आई विल जस्ट इंक्लूड ऑल अदर वायरसेस, बट नॉट फॉर नाउ कोरोना वायरस। बट यस, ईस्नोफिलिया में ईस्नोफिल का नंबर कोरोना वायरस इन्फेक्शन में जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो आप अभी प्लाज्मा ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सुन रहे हो, है ना, यू आर नाउ लिसनिंग अबाउट प्लाज्मा ट्रीटमेंट, बहुत ही स्टोरी में आ रहा है प्लाज्मा ट्रीटमेंट। तो प्लाज्मा ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, बिल्कुल एचआईवी में बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो प्लाज्मा ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पेशेंट के जैसे मान लो किसी कोई ठीक हो रखा है कोरोना वायरस से, ठीक है, किसी को कोविड-19 हुआ था, वो उससे ठीक हो गया है, तो हम क्या करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में, ऐसा होता भी है, उसकी बॉडी में बी सेल्स के द्वारा बनाए गए क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होती है। क्या बनाती हैं बी सेल्स, बी सेल्स बनाती हैं एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज ना बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। हम क्या सोचते हैं कि एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट करना चाह रहे हैं कि इन एंटीबॉडीज को निकाल के, मतलब मैं अगर कोई पेशेंट है वो ठीक हो गया उससे, और कोई दूसरा पेशेंट इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको प्लाज्मा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगी, तो इसको हम प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। तो एंटीबॉडीज कौन बना रहे हैं, एंटीबॉडीज बना रहे हैं आपके बी सेल्स। ठीक है, तो बी सेल्स क्या करते हैं, आपको इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बाय गिविंग यू स्पेसिफिसिटी, कि भाई अगर टाइफॉइड का बैक्टीरिया है तो टाइफॉइड वाला ही एंटीबॉडी उसको खत्म करेगा।
है ना। अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया है तो उसके अगेंस्ट टीबी का एंटीबॉडी कुछ नहीं कर सकता, हाथ जोड़ लेगा भाई हमसे नहीं हो पाएगा। टाइफाइड के बैक्टीरिया के लिए आपको एंटीबॉडी टाइफाइड वाला ही चाहिए, टीबी के बैक्टीरिया के लिए आपको एंटीबॉडी टीबी वाला ही चाहिए, पोलियो के वायरस के लिए आपको एंटीबॉडी पोलियो वाला ही चाहिए। समझ रहे हो? इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। क्या बोलते हैं हम उसको? इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे आप मान लो किसी का घूमने जा रहे हो, है ना, ऐसे जाओगे तो आपको ऐसे ही होगा, बिस्किट मिलेगा, चाय मिलेगा, नमकीन मिलेगा, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर आप जाओगे मामा जी के पास, चाचा जी के पास, बुआ जी के पास, मासी के पास, तो क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा मिलता है कि भाई इसको तो ये पसंद है, तो चलो तेरे लिए मैंने ये बनाया है। होता है ऐसा? तो क्या होता है, वो स्पेसिफिक होता है। क्यों? क्योंकि आपको वो नॉर्मली ट्रीट नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम बात करोगे न्यूट्रोफिल की, तुम बोलोगे मैक्रोफाज भी तो यही करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, ये तुम बोलोगे। तो मैक्रोफाज क्या करता है? तो टीबी का हो, टाइफाइड का हो, पोलियो का हो, कोई वायरस हो, उसके पास कुछ नहीं है, उसको खा जाएगा। उसके पास कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि भाई टीबी का बैक्टीरिया तो मैं इसको कैसे लड़ू, टाइफाइड का है तो कैसे लड़ू। वो सबके लिए ही चाय नाश्ता लेके आएगा, मतलब वो सबको खा जाएगा। लेकिन अगर तुम बात करोगे बी सेल और टी सेल की, वो क्या करते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में क्या होता है, स्पेसिफिसिटी रहेगी, है ना। मामा जी के पास जाएंगे तो आपको कचौड़ी मिलेगी, है ना, मामा जी बोलेंगे कचौड़ी पसंद है इसको, कचौड़ी बनवा देंगे। होता है ना। यस, ऑल डोंट हैव डिफरेंट एंटीबॉडीज बेटा, डिफरेंट एंटीबॉडीज नहीं होते। एंटीबॉडीज पे बाइंडिंग साइट्स अलग होते हैं। एंटीबॉडी के ऊपर ना बाइंडिंग साइट होता है, वो बाइंडिंग साइट अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट ईयर एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा। आपके पास पूरा चैप्टर है पढ़ने के लिए नेक्स्ट ईयर में, किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, सब नेक्स्ट ईयर पढ़ना है आपको। यहाँ तक किसी को डाउट आ रहा है, किसी को भी कुछ ऐसा परेशानी, कुछ दिक्कत, कुछ तकलीफ? फिर आती है आपकी प्लेटलेट्स की बारी। आरबीसी वाला स्लाइड एक बच्चा डिमांड कर रहा है, दोबारा देखना है उसको। यस बेटा, ये वाला ना देख लो, किसी बच्चे को देखना था आरबीसी वाला स्लाइड फिर से। ठीक है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट में क्या डिफरेंस आएगा? बेसिक है उनके नंबर के बारे में। और ये मोनोसाइट्स बड़े होकर के, मतलब 3 दिन के बाद दे स्टार्ट टू फॉर्म मैक्रोफाजेस, जबकि न्यूट्रोफिल कभी भी मैक्रोफाज नहीं बनाता। दूसरी चीज, न्यूट्रोफिल्स में हमेशा क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स में हमेशा 4 to 5 न्यूक्लियस होगा, लोब्ड न्यूक्लियस होगा, जबकि मोनोसाइट में बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इनके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है। ये वाला बेटा यस मैम। चेक। ठीक है, ये देख लिया प्रीति, सफर हो रही है? ओके, सबको हो रही है क्या? थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है? आई विल चेक माय इंटरनेट कनेक्शन देन। प्लेटलेट्स आते हैं जो कि आपके ब्लड में लास्ट टाइप में आता है। अभी भी हो रही है इंटरनेट, अभी भी हो रहा है आपको, वॉइस लैग हो रहा है बहुत ज्यादा? किसी को हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। एक करूं मैं, चलो आगे बढ़ते हैं, विल मूव अहेड नाउ। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ, नेट कनेक्शन चेक कर लेती हूँ अपना। Now what we have is, next we have is platelets. So what are platelets? Platelets आपके ऐसे सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक सेल जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। क्या नाम है सेल का? सेल का नाम है मेगा कैरियोसाइट। अब इस मेगासाइट को क्या करना है, मेगा कैरियोसाइट को आपको करना है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, तोड़ देना है टुकड़ों में।
तो एक बहुत मेगा मतलब होता है बड़ा, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। तो एक बहुत बड़े न्यूक्लियस वाला एक सेल है, इसको क्या करना है, आपको फ्रैगमेंटेशन करना है। और फ्रैगमेंटेशन जब होगा ये मेगा कैरियोसाइट, तो आपको बहुत सारे सेल फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, और इनको क्या बोलते हो, सेल फ्रैगमेंट्स को आप बोलते हो प्लेटलेट्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस होता है, तो तुम बोलोगे नहीं होता है। तो आपके पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स में दो सेल्स हो गए जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, एक है आपका आरबीसी, दूसरा है आपका प्लेटलेट। प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, दे डोंट हैव न्यूक्लियस। सिर्फ आपके डब्ल्यूबीसी में ही न्यूक्लियस है। डब्ल्यूबीसी का शेप अमीबा के जैसा होता है, ठीक है। मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी जो होंगे आपके, है ना, जैसे आप बात करो डब्ल्यूबीसी मैक्रोफेजेस एंड ऑल के, उनका शेप क्या होता है, फैगोसाइटोसिस जो करते हैं उनका शेप अमीबा जैसा होता है, न्यूक्लियस नहीं है। क्या काम करता है प्लेटलेट भाई, तो प्लेटलेट हेल्प करता है हमें ब्लड क्लॉटिंग में, है ना। हम सबको पता है ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जैसे आप गिर गए, आपको चोट लगी, थोड़ा खून निकलता है, फिर अपने आप खून बंद भी हो जाता है। कैसे बंद होता है खून, प्लेटलेट के कारण। प्लेटलेट क्या करता है, ये पूरे प्रोसेस को, ब्लड क्लॉटिंग वाले पूरे प्रोसेस को ही ये इनिशिएट करता है। सो इट हेल्प्स यू इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। समझ में आ गया। कैन वी प्ले काउट नाउ। इंटरनल ब्लीडिंग में, बिल्कुल इंटरनल ब्लीडिंग जिसको आप हेमरेज बोलते हो, उस केस में भी क्लॉट फॉर्मेशन में प्लेटलेट ही हेल्प करते हैं। बट उसमें क्या होता है, एंटी कोआगुलेंट होता है, एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर भी होता है जिसका नाम होता है हिपैरिन। तो आप देखना क्लॉट होना आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग इज नॉट अ गुड प्रोसेस, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड थिंग। द रीजन बीइंग व्हाई, कि क्लॉटिंग अगर होना शुरू हो जाए तो बड़े बड़े ब्लड वेसल्स में, है ना, बड़े बड़े ब्लड वेसल्स में क्या होगा कि ब्लड का रुकना हो जाएगा, क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, थक्का बनना शुरू हो जाएगा, जिससे कि कोई भी बड़ी आर्टरी या वेन डैमेज हो सकती है, ब्लड ही फ्लो होना बंद हो जाएगा। सो दिट इज नेवर एडवाइजेबल टू बी अ गुड ऑप्शन। जब आप बात करते हो ना, तो कभी भी हम उसको गुड ऑप्शन नहीं मानते, वी नेवर कंसिडर इट टू बी गुड ऑप्शन, कभी भी, ठीक है। बेटा क्योंकि शुगर ज्यादा होने से ब्लड में क्लॉटिंग प्रोसेस जो होती है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम लोग, वी डोंट कंसिडर इट टू बी अ हेल्दी प्रोसेस, वो आपको क्लॉटिंग ही नहीं होने देगा शुगर ज्यादा होने से। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं कि क्लॉटिंग नहीं होगा डायबिटिक पेशेंट के ज्यादा शुगर को बढ़ने की वजह से। स्ट्रोक में क्या होता है कि कोई भी ब्लड वेसल जो होती है ना, वो रप्चर हो जाती है, इट इज काइंड ऑफ हैमरेज, उसको आप स्ट्रोक बोलते हो, जैसे ब्रेन स्ट्रोक। तो क्या होगा, हैमरेज काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जाएंगे, सॉरी, log in through kahoot.it and come on this.
क्योंकि बेटा डेंगू में क्या होता है ना, प्लेटलेट अचानक से बंद हो जाता है, प्लेटलेट बनना कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम प्लेटलेट्स देते हैं ताकि ब्लड में थिनिंग की प्रॉब्लम ना आए और ब्लड में क्लॉटिंग प्रॉपर होती रहे, है ना। इसीलिए डेंगू में हम ब्लड चढ़ाते हैं, हम प्लेटलेट्स देते हैं। ठीक है, क्लियर है। जल्दी आ जाओ फटाफट, मुझे बताना अगर कोई दिक्कत आ रही हो ज्वाइन करने में तो। बेजोफिल की बात करते हो ना बेटा, तो बेजोफिल देखो, इफ देर इज नो बेजोफिल, देखो बेजोफिल होना, हिस्टामिन का प्रेजेंट होना, हिस्टामिन इज एन एलर्जी मेडिएटर, बट इट इज नॉट ऑलवेज गुड। ठीक है, लेट अस सी, प्रीति का टाइम बचेगा तो पढ़ लेंगे। तो बेजोफिल का ज्यादा होना हमेशा एक अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि बेजोफिल अगर ज्यादा है तो हिस्टामिन भी ज्यादा होगा, तो पर्सन को ज्यादा एलर्जी के चांसेस होंगे। द पर्सन कंसर्न पर्सन विल हैव मोर ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स। जैसे कि आप देखोगे एजमा का पेशेंट, तो एजमा के पेशेंट में क्या होता है कि बेजोफिल मतलब हिस्टामिन बहुत जल्दी जल्दी रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास होता है एक तरह का एंटीबॉडी, जो मैं आपको एंटीबॉडी पढ़ा रही हूँ, एक तरह का एंटीबॉडी, उसका नाम है एंटीबॉडी ई, आईजीई। अब ये आईजीई क्या करता है, ये आईजीई तोड़ता है बेजोफिल को, इट ब्रेक्स डाउन द बेजोफिल, और उसको ब्रेक करके हिस्टामिन रिलीज करता है। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि किसी कोई नहीं चाहेगा कि आपकी बॉडी में, किसी की बॉडी में ज्यादा एलर्जी हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सो इट इज नॉट एक्चुअली कि एलर्जेंस को आपको फाइट करना है, इनफैक्ट एलर्जेंस को हमें रोकना होता है। जैसे कि आप देखोगे कि किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को नहीं है, तो एलर्जी होना अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी क्या होता है? आपकी बॉडी का एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स होता है एलर्जी। जैसे मैं किसी बात को इग्नोर कर सकती हूँ, ठीक है भाई चलो हो गया कोई बात नहीं, जस्ट लीव इट, बट एलर्जी क्या होती है? एलर्जी में आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेती है, एंड इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस हिस्टामीन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में या किसी की बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। रनिंग नोज, स्नीजिंग, आंख से पानी आना, कफिंग, ये बढ़ जाता है। ठीक है, आप मतलब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे कि एलर्जी से डेथ भी हो सकती है, अगर एलर्जी को आपने सही से ट्रीट नहीं किया या फिर एलर्जी बहुत बढ़ जाती है, तो एलर्जी के कारण डेथ भी हो सकती है, इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। ठीक है, और कोई बच्चा आ रहा है काउट में या हम कंटिन्यू करें? इज एनीबडी हैविंग प्रॉब्लम? ठीक है मेका, ओके, मैं वेट कर रही हूँ, आई विल जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स मोर, जल्दी आ जाएंगे फटाफट, क्विक। ओके आकांक्षा, कोई बात नहीं आकांक्षा, यू कैन जस्ट ज्वाइन अस। आप क्वेश्चंस देखो, आप अपने ऑप्शंस भी डालते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जस्ट स्टार्टिंग द गेम। आगे ना सारे,
कैरेक्टरिस्टिक स्पेलिंग मिस्टेक है। साक्षी, जानवी, दीपिका, ठीक है, वेरी नाइस, कीप इट अप एवरीबॉडी। बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने। हो गया है डिस्कस हमारा, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा जो डिस्कस आप करना चाहोगे? ठीक है, सो इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा जो आप डिस्कस करना चाहोगे, वुड लाइक टू डिस्कस, कि भाई ये चीज समझ में नहीं आई, कुछ भी ऐसा? ठीक है, ओके, विश टू गो फॉर डिनर। ऑलवेज इजी ना, वेरी इजी, सुपर इजी इन फैक्ट। सो आई एम जस्ट वेटिंग अहेड, और मैं एक बहुत डिफिकल्ट सा टेस्ट देने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, जस्ट सारे मैं इजी क्वेश्चंस करा दूंगी एक बार, और फिर बहुत डिफिकल्ट सा टेस्ट दूंगी। इजी आपको इसलिए लग रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज आप पढ़ रहे हो, इट्स वेरी गुड। इफ यू आर फाइंडिंग द क्वेश्चंस टू बी इजी, इट्स वेरी नाइस। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कोई भी किसी भी तरह का, कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना था, इस क्वेश्चन को मैं क्लियर नहीं हुआ, मुझे क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मैं देख रही थी कि कुछ कुछ आंसर्स आपके रॉन्ग हो रहे थे।
वांट टू डिस्कस एनी ऑफ दिस क्वेश्चंस या वहीं पे हो गया आंसर से क्लियर? यस एवरीबॉडी, आर यू देयर? लास्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? जल्दी बताना मुझे क्विकली, बिकॉज मैंने वो बंद कर दिया अकाउंट. Quickly tell me what was the last question. जल्दी आकांक्षा, जल्दी बताएंगे लास्ट क्वेश्चन मुझे प्लीज. लैकोनी क्या था याद करो. लैकोनी आपने बताया था एक कैविटी था. लैकोनी मैंने आपको बोला था स्पेस. तो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ना, जो बोन के सेल्स होते हैं, वो हमेशा एक स्पेस में होते हैं और उसको आप बोलते हो लैकोनी. कॉन्ड्रोसाइट्स में ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स लैकोनी में प्रेजेंट नहीं होते, है ना. तो बोन सेल्स में क्या होते हैं? लैकोनी होते हैं. सो ऑस्टियोसाइट्स दे आर हैविंग. यस प्रीति, क्लास इज ओवर. यस बेटा ओवर है. ठीक है, ओवर, क्लास इज ओवर. तो लैकोनी क्या होते हैं? लैकोनी बेसिकली कैविटी होती है. ठीक है आकांक्षा, तो इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली बोन्स. ठीक है, ओके, फिर डन करते हैं इतने में आज. कल हम परसों हम कंटिन्यू करेंगे विथ मसल्स एंड न्यूरॉन्स. ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन ऑन थर्सडे.